एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। ये बात आपको यूट्यूब पे सब कोई बताएगा, हजारों लोग बताएंगे, पर सबके 340 प्लस नहीं आते। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते तो सब है, लेकिन उससे पूरा पूरा आउटपुट निकालना ये सबके बस की बात नहीं होती। उसके लिए आपको तरीका नहीं पता होता कि मैं एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ूँ, तो हम उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आप जब डायग्राम पढ़ते हो तो आप डायग्राम को इस तरह पढ़ते हो कि इसका डायग्राम आएगा और इससे क्वेश्चन आएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी डायग्राम से डिराइव्ड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे एलियम सेपा, देखो कैसे छुप के नीचे लिखा हुआ है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सेपा है, क्या आपका क्वेश्चन? या फिर आपका ये कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है पीपीएलओ का, या फिर आपका ये कि आप 200 ऑस्मोलरिटी शो करता है डीसीटी के अंदर। ये सब डायग्राम्स के अंदर होते हैं, कभी कभी इससे ही सीधा क्वेश्चन आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको पढ़ते हुए। नेक्स्ट चीज ध्यान रखनी है कि ईयर्स जो लिखे होते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईयर्स होती है, डेट्स होती है। जैसे कि मेंडल ने जो वर्क करा था वो 1856 से 1863 तक करा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल एक्ट्स के जो डेट्स और ईयर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सबको अच्छे से याद करने की कोशिश करना है। तीसरी चीज कि ब्रैकेट्स के ना कभी कभी क्या होता है, किसी चीज का दूसरा नाम उसके ब्रैकेट में दिया रहता है, तो आदमी सिर्फ जो मेन इंपॉर्टेंट नाम है वो याद रखता है, दूसरा याद नहीं रखता। क्वेश्चन में दूसरे नाम के बेसिस पे आ जाता है और क्वेश्चन समझ नहीं आता। जैसे कि गिजार्ड का दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिकुलस, या फिर अपना क्या कहते हैं थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टेकल। तो ये सब चीजें जो हैं, आप अगर दूसरा नाम याद नहीं रखोगे तो क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है, फिर लगता है ये कहाँ से, तो एनसीईआरटी में नहीं है बल्कि एनसीईआरटी में होती है वो। नेक्स्ट चीज है कि आप जो एग्जांपल्स है, चैप्टर है जैसे कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इन सब में भर भर के एग्जांपल्स हैं। नहीं याद होते वो ऐसे, उनके निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे। घटिया से घटिया निमोनिक बनाओ, जो भी बनाओ, बस तुम्हें उस पर हंसी आनी चाहिए और वो याद होना चाहिए। वो अच्छे से याद हो गया तो समझो एग्जाम्पल्स निकल गए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आप जब समरी पढ़ते हो तो समरी में आप ध्यान नहीं देते, समरी पढ़ते ही नहीं पहली बात। तो क्या होता है, जैसे कि पार्चुरेशन के वक्त न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीटोसिन, ये टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, देखो समरी में यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर आपको ये नहीं बताया होगा टेक्स्ट में कि एरिथ्रोपोएसिस शो करता है टेस्टोस्टेरोन, या फिर आपको ये नहीं दिखाया होगा कि 2 साल कंसीव ना करने पे इनफर्टाइल घोषित किया जाता है कपल्स को। ये सब समरी में लिखे हुए हैं, आपको बस वो चीज़ देखने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिटेंशन जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रीडिंग से। तो आप जितनी ज्यादा बार रीड करोगे उतना आपको ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी रिटेन होगी। पर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिटेन हो जाती है, 4-5 बारी करा वो रिटेन हो गया, पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो बढ़िया है, फिर आप क्वेश्चन करो, फिर आपको बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर जिनको नहीं रिटेन हो रहा है वो बार बार पढ़ते रहे तो ज्यादा अच्छा। ये सब तो बात है एग्जाम से पहले। एग्जाम वाले दिन में अगर हमें आपको बोलना चाहेंगे कि आप एक काम करना कि आप बायो से स्टार्ट करने की कोशिश करना। अगर आपका नेचर नहीं है, आप फिजिक्स से शुरुआत करते हो तब कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो, आपको कोई वेल डिफाइंड तरीका नहीं तो बायो शुरुआत करने का। पेपर का मोमेंटम स्टार्टिंग में डिसाइड होता है। अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो जाता है, आपका टेंशन रिलीव हो जाता है, आपका प्रेशर कम होता है, उससे आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। प्लस आपका कंसंट्रेशन स्पैन की जो बात है, कंसंट्रेशन स्पैन भी स्टार्टिंग में ही बनता है। अगर स्टार्टिंग में आपका कंसंट्रेशन स्पैन नहीं बन पा रहा, बायोलॉजी से बहुत आसानी से कंसंट्रेशन स्पैन बनता है, तो इसलिए वो कंसंट्रेशन स्पैन बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है और आपका अच्छे से अच्छा पेपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हर एक चीज जो होती है वो समझने की नहीं होती। जैसे कि साइंटिस्ट के नाम है, डेट्स है, ईयर्स है, वैसे ही हर एक चीज रटने की भी नहीं होती। जैसे कि जेनेटिक्स है, बायोटेक वाले चैप्टर्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत सारे ओवरलैपिंग कंसेप्ट है जिसके लिए आपको गाइडेंस रिक्वायर्ड है। ये आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के नहीं सॉल्व कर सकते। कोई आपको ढंग से जब इस चीज के लिए गाइड करेगा तो ही आपको समझ आएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करना है। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, क्या इनमें ये जो वैल्यूज है जैसे P152 1542 है और भी है, तो इसमें आपको क्या ये सब पता है? नहीं पता है तो बढ़िया है, आप एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जी रहे हो। हर एक चीज पता होनी भी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसी भी चीजें पता है तो आपका वो दिमाग का स्पेस एक्वायर कर, ठीक है, और उससे आपको कोई एडवांटेज भी नहीं हो रहा, क्योंकि ना वो नीट में आएगी ना वो कहीं और आपको काम आएगी। तो वो आप पढ़ के आप अपने दिमाग का खाली स्पेस एक्वायर कर रहे हो, उससे आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई फायदा नहीं होता है। तो आपको स्मार्ट वर्क करके पढ़ना है, आपको स्मार्ट तरीके से वो चीजें पढ़नी है जो इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज नहीं पढ़नी है जो कि लिखी हुई है एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो आप देखोगे कि उसके अंदर बहुत जगह खाली ऐसे दिया रहता है, मतलब ये आपका टेक्स्ट है, यहाँ पे खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस को भरो। उस खाली स्पेस दिया ही आपका नोट्स बनाने के लिए, उसको अपना नोट्स समझ लो। आप अलग से नोट्स बनाओगे ना तो दिक्कत ये होती है कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं बन पाती। आपकी यहाँ फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है कि ये चीज़ के लिए यहाँ मैंने ये लिखी थी, इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ लिखी। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने इस तरह से लिखा था, आप अपने तरीके से लिखे, मेरे को इस तरह से कंफर्टेबल था, मैंने इस तरह से लिख के तैयारी की।
जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा, क्योंकि क्या होगा ना कि एक टाइम के बाद आप बार बार पूरे चैप्टर पढ़ने के जगह पे सिर्फ उसको भी पढ़ लो ना जो अपने साइड में लिखा है, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि आप उस जगह को भरें, कम से कम खाली वहाँ जगह रहे, वो पूरा का पूरा जगह भर दो, आप उसको छोड़ना नहीं। तो अब आते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो अब देखो, अगर आपको 300 प्लस लाना है तो एनसीईआरटी पढ़ना इनफ। अगर आपको 340 तक लाना है तो एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स पढ़ लो, इनफ। लेकिन अगर आपको 340 प्लस लाना है तो कुछ चैप्टर जैसे कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जेनेटिक्स, आपका बायोटेक, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन जो होते हैं ना वो एनसीईआरटी से ही आएंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि एनसीईआरटी से नहीं आएंगे, बट क्या होगा कि आपको इनके एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालने के लिए भी थोड़ा बाहर से पढ़ना पड़ेगा। आप थोड़ा बाहर से पढ़ लोगे तो आपके 360 मार्क्स तक जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ईयर्स, साइज, साइंटिस्ट, ये सब चीज़ें जो है ना आप एक जगह पे सारे चैप्टर्स के लिख लो, 10-12 पेज में आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे लिखी रहेंगी, रटने वाली चीज़ें एक जगह हो जाएंगी, तो अच्छा पेज उल्टाते रहना, नीट तक आते आते सब रट जाएगा। जो आपकी सीट दिलाने वाला सब्जेक्ट है वो है बायो, ठीक है, और जो आपके रैंक बनाने वाला सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी काफी हद तक इन दोनों के बीच में आता है, पर बायो आपका सीट दिलाने वाला सब्जेक्ट है। तो अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि पहले रैंक बना रहे हो फिर सीट ले रहे हो, पहले तो सीट इंश्योर करोगे। तो पहले सीट इंश्योर करोगे तो आपको पहले बायो पे अपने पकड़ बनानी है कि बायो मेरी कंफर्म बहुत बढ़िया हो गई है, बायो एकदम स्ट्रांगली कर ली है, तो फिर आप आगे जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उन पे भी बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बायो पे फोकस जरूर बनाए रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ स्टांस।